हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायूरेटिक। ये फार्मा केमिस्ट्री जो नया सिलेबस आया है 21 से, ये उसी का टॉपिक है जिसमें हम लोग फ्यूरासेमाइड को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके केमिकल नेम, इसका स्ट्रक्चर, यूजेज, स्टोरेज, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायूरेटिक के डेफिनेशन से। डायूरेटिक क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो कोई भी ड्रग या सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द यूरिन आउटपुट, कोई भी ड्रग या सब्सटेंस जो यूरिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा उसको हम कह देंगे डायूरेटिक्स। तो क्वेश्चन ये होता है कि यूरिन का सिंथेसिस कैसे होगा। तो यूरिन का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेस हैं। कौन कौन से हैं ये हम सब लोग पढ़ के आए हैं लोअर क्लास से ही। जिसमें पहला क्या आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2 आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नंबर 3 आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इन तीनों मैकेनिज्म के थ्रू यूरिन का सिंथेसिस होता है। अब यूरिन का सिंथेसिस कैसे होगा उसको देखते हैं, और कितने ml में होगा, कितने क्वांटिटी में होगा उसको देख लेते हैं। ये हार्ट है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी हार्ट होती है, हार्ट कितना ml ब्लड पंप करती है, कितना लीटर पर मिनट में कितना पंप करती है, वो करती है 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से अकॉर्डिंग वो हार्ट हमारा ब्लड पंप करती है। जिसमें से 20% या 1 लीटर किसको जाता है, किडनी को जाता है। ये किडनी में अब जो ब्लड आया है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें कुछ सेल्स भी होंगे और कुछ प्लाज्मा भी होगा। सेल्स कितना होता है, सेल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कितने होते हैं, नियर अबाउट 400 ml होते हैं जो किडनी को आते हैं। उसके बाद में प्लाज्मा कितना आता है, 600 ml प्लाज्मा आता है किडनी के पास में। ये 600 ml जो आया ये आगे जाएगा एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में जाएगा, और आगे यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा कितने ml का, 120 ml। आउट ऑफ 600 ml 120 ml फिल्टर होके आएगा। बाकी का रिमेनिंग क्या आ जाएगा, आगे जाता है, कहाँ जाता है, पेरिटेबुलर कैपिलरीज होती हैं और वासा रेक्टा होता है, उधर ये आगे चला जाता है। तो 120 ml ब्लड आता है यहाँ पे जो भी फिल्टर होगा उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो हमारा पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो 600 ml प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन, इसमें से 120 ml फिल्टर होता है और इसी को हम कह देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये 120 ml आगे जाता है, आगे जैसे जैसे बढ़ता है पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से, एंड उसके बाद में डीसीटी, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आता है। तो अगेन जब ये यहाँ पे आता है कुछ अमाउंट में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। 120 ml आया, 120 ml में से क्या होगा, कुछ रीएब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा प्रोसेस क्या था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन होता है। अभी क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है ये अभी नहीं देख रहे हैं, ओनली प्रोसेस देख रहे हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद में रीएब्जॉर्प्शन हुआ। और कुछ को कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्सटेंस बॉडी में क्या होता है ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, अगेन ये ट्यूब में लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा यूरिन बनता है वो 3 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन, ये दोनों को जोड़ दो और उसमें में से रीएब्जॉर्प्शन को माइनस कर दो। जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा यूरिन होगा। अब इसको हम जोड़ क्यों रहे हैं, इसको हम प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। इस बोमेंस कैप्सूल में यहाँ से भी आता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, जो पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन से इसमें आया, और सिक्रीशन से भी तो इसी में तो आ रहा है। तो इस ट्यूब में 2 जगह से आ रहे हैं, दो प्रोसेस से, इसीलिए दोनों को जोड़ो और जो इस ट्यूब से यहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसको माइनस कर दो, वही हमारा क्या होगा, यूरिन होगा। तो अब यहाँ से 120 ml आया था,
120 ml से क्या होता है, अगर ये 1 मिनट में आया था, पर मिनट अगर 120 ml हमारा यूरिन बनेगा तब तो हमें हमेशा वॉशरूम में बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि इसका 99% क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो रीएब्जॉर्प्शन है ये इसमें क्या होता है 99%। सपोज अगर ये 100 ml है तो 100 ml में से 99 ml क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, मतलब 1 ml यूरिन बना। तो पर मिनट कितना बनेगा, लगभग 1 ml हमारा यूरिन बनता है। ये हो गया यूरिन बनने की प्रोसेस। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या क्या फिल्ट्रेट होंगे, रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होते हैं और सिक्रीशन में क्या क्या सिक्रीट होता है उसको देख लेते हैं। जो फिल्ट्रेशन रेट था ग्लोमेरुलर फिल्टर, ये यहाँ से जो ब्लड आई है 600 ml प्लाज्मा आया था 600 ml, वो क्या होता है, क्या कंटेन करता है, ग्लूकोज होता है, उसके पास में अमीनो एसिड होता है, यूरिया होता है, वाटर होता है, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, कैल्शियम, ये सब क्या होता है यहाँ से फिल्ट्रेट होते हैं। 120 ml जो बना इसी में सब आ गए। उसके बाद में क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड प्रोसेस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। तो इस रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होगा, ये पीसीटी से क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो दो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया, फिल्ट्रेशन हो गया एंड रीएब्जॉर्प्शन। अगेन क्या होता है, सिक्रीशन। अब सिक्रीशन में क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी फ्लूइड में होगा वो क्या होता है, ये नेफ्रॉन में आ जाता है और यहाँ से फिर होता है क्या होता है, ये एग्जिट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, यहाँ से फिर ये एग्जिट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस हम लोगों ने समझ ली, जिसमें क्या देखा कि इसका मैकेनिज्म पूरा हम लोगों ने देख लिया, कितना % में कितना वाटर आया, कितना ब्लड आया। 1 लीटर 5 लीटर यहाँ से क्या हुआ था, पंप हुआ था, जिसमें से 1 लीटर किडनी को गया था। इस 1 लीटर में क्या था, 400 ml क्या था, सेल्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लेकिन ये फिल्टर नहीं होते हैं। ओनली प्लाज्मा क्या होता है, फिल्टर होता है। प्लाज्मा का जब फिल्टर होगा इसमें भी से कितना होता है, 120 ml ही फिल्टर होता है। 600 ml में से 120 ml ही फिल्टर होता है और बाकी के रिमेनिंग क्या होते हैं, पेरीट्यूबुलर, कैपिलरीज और वासा रेक्टा में चले जाते हैं। जो 120 ml ब्लड आया था पर मिनट, इसमें में से भी क्या होता है 99% क्या होता है, फाइनली क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ओनली 1% बचेगा और वो 1% क्या होता है, यूरिन होता है, मतलब 1 ml यूरिन पर मिनट सिंथेसिस होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन दोनों जोड़ दो और रीएब्जॉर्प्शन को माइनस कर दो, वही हमारा क्या होगा, यूरिन होगा। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने डायूरेटिक का डेफिनेशन और मैकेनिज्म, यूरिन सिंथेसिस का मैकेनिज्म देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं। तो अलग अलग बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो मेन क्लासिफिकेशन है क्या, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। कहने का मतलब ये है कि मैकेनिज्म, वो ड्रग, जो भी हमारा ड्रग है वो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे, पीसीटी या लूप ऑफ हेनले या डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, किस पे वो एक्ट करता है, उसका मैकेनिज्म किस पार्ट पे है, इस बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। उसके एक्शन का तरीका कैसा है, किस मेथड से वो यूरिन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, डायूरेटिक का काम करता है, तो इस बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया। पहला जो इसमें दिया है, लूप और हाई सेलिंग डायूरेटिक। लूप या हाई सेलिंग डायूरेटिक ऐसे डायूरेटिक होते हैं जो किस पे काम करेंगे, लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगे। जो लूप ऑफ हेनले है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, इस पे काम करेंगे। तो इसका पहला एग्जांपल फ्यूरोसामाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ब्यूमेटानाइड है। ये 3 है इसमें लूप डायूरेटिक्स में। फिर अगेन क्या आता है, नेक्स्ट आता है थायाजाइड। थायाजाइड में क्या आता है, क्लोरथायाजाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, 2 ड्रग इसके अंदर आते हैं। थर्ड क्या है, एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स। एक हमारा हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, तो ये ड्रग क्या काम करते हैं, उस पे जा कर के रोक देते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। एल्डोस्टेरोन को स्पाइरेनोलेक्टोन क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का दूसरा नाम क्या है, इनहिबिटर्स ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या आता है, एसिटाजोलामाइड।
नेक्स्ट क्या आता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या किस पे काम करेंगे, ये इसमें क्या क्या आता है, मैनिटॉल आता है और यूरिया आता है। लास्ट क्या है, पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक। इसमें क्या क्या आते हैं, ट्राईएम्पटेरिन, अमाइलोराइड एंड कैफीन, 3 इसके अंदर आते हैं। तो अब इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। इसका पहला ये डायग्राम पे, तो एसिटाजोलामाइड किस पे काम करेगा, एसिटाजोलामाइड को हम लोगों ने किस में देखा है, एसिटाजोलामाइड ये करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, जिसमें आता है एसिटाजोलामाइड। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है इस पार्ट में, पीसीटी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेस पे ये आकर के क्या करता है, एसिटाजोलामाइड एक्ट करता है। और यहाँ से कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, ये सोडियम के ये कार्बन जो बाइकार्बोनेट होता है उसको क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कराता है। लेकिन ये क्या करता है, एसिटाजोलामाइड आता है उसके रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर हो गए। दूसरा क्या है इसमें, मैनिटॉल भी किस पे काम करता है, मैनिटॉल वाले ड्रग थे किसमें थे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जिसमें मैनिटॉल और यूरिया। तो ये भी पीसीटी पे काम करते हैं। और किस पे काम करते हैं, मैनिटॉल 2 जगह पे काम करते हैं, एक लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं और मैनिटॉल ये पीसीटी पे काम करता है, 2 जगह काम करता है। एसिटाजोलामाइड ओनली 1 प्लेस पे था, कहाँ पे था, ये पीसीटी पे था। इसके बाद हम लोग देखेंगे लूप डायूरेटिक। तो लूप डायूरेटिक क्या काम करता है, यहाँ से क्या होता है, सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जब लूप डायूरेटिक का एग्जांपल फ्यूरोसेमाइड को जब हम लोग यूज़ करेंगे, लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसेमाइड था, ये फ्यूरोसेमाइड क्या करेगा, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रोक देता है। इस वजह से क्या होगा, ये सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ये नेक्स्ट आगे जाएगा, डीसीटी में जाएगा और फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। एक चीज़, जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वहीं उसके साथ साथ वाटर भी जाता है। तो इस वजह से जब सोडियम यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ये इसी में जा रहा है, लूप ऑफ हेनले से होते हुए आगे डीसीटी में जा रहा है, तो वाटर भी इसके साथ साथ जाएगा। कहने का मतलब जो पहले 1 ml यूरिन बन नहीं थी, अब ये जब ड्रग हम ले लेंगे लूप डायूरेटिक तो ये 1 ml से ज़्यादा बन जाएगा, मतलब उसको मोर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन होने लगेगा। इसलिए ये लूप डायूरेटिक का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, थायाजाइड डायूरेटिक। तो थायाजाइड डायूरेटिक में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, थायाजाइड डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन में क्लोरथायाजाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये कहाँ पे काम करेंगे, ये डीसीटी पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन पढ़े हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या काम करता है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे जाकर के यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को, किसके एब्जॉर्प्शन को, वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये यहाँ पे रोक देता है। तो जो वाटर पहले यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहा था उसको क्या करता है, रोकता है। तो अब वो वाटर इसी के अंदर रहेगा और वो वाटर क्या होगा, मोर यूरिन का सिंथेसिस होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में जो भी ड्रग देखे थे वो पूरे डायग्राम के थ्रू देख लिए कि कौन किस पार्ट पे एक्ट करेगा। अब उसमें जो मेन है, एक ही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, वो क्या है, फ्यूरोसेमाइड। एक ही हम लोग को सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में एक ही है, फ्यूरोसेमाइड को यहाँ पे स्टार किया है, तो इसी को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। और ये क्या है, ये लूप डायूरेटिक है। फ्यूरोसेमाइड क्या है, ये लूप डायूरेटिक्स है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका क्या है, इट इज़ ए पोटेंट डायूरेटिक, इट इज़ इफेक्टिव ओरली, ये ओरली इफेक्टिव होता है। इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम पीसीटी एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये दोनों जगह से, पीसीटी से भी और लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से। ये जो ऊपर आ रहा है इसको असेंडिंग बोलते हैं, ये डिसेंडिंग पार्ट था, ये क्या है, असेंडिंग पार्ट है। तो असेंडिंग पार्ट से क्या होता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये रोकता है। इट inhibit the reabsorption of sodium from PCT and ascending loop of Henle।
इट ऑल्सो इनहिबिट, ये और क्या करता है, इट ऑल्सो इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड। ये पोटेशियम इसके साथ साथ में क्या था, सोडियम के साथ में पोटेशियम भी था, क्लोराइड भी था, तो ये दोनों के रीअब्जॉर्प्शन को रोकेगा। लेकिन एक यहाँ पे एक चीज़ अपन ये समझना है कि ये क्या है, देयर इज नो लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। इस पार्ट से बाइकार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस पार्ट में सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड तीनों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है, फ्यूरोसामाइड का स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में क्या है, एक बेंजीन रिंग है और NHCH2 एक फ्यूरॉन रिंग है, कार्बोक्सिलिक रिंग रहता है, सल्फोनामाइड का रिंग रहता है और Cl ग्रुप रहता है। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो मेन ग्रुप रहता है फंक्शनल ग्रुप, उससे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ में भी सेम स्टार्ट करेंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और 6। तो नंबरिंग भी हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका केमिकल नेम देखते हैं। 4 क्लोरो, 4 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, इसलिए 4 क्लोरो। और सेकंड में नाइट्रोजन से क्या अटैच है, इतने स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फरफ्यूरिल बोलते हैं, फरफ्यूरिल इसको बोल देते हैं। तो यहाँ से CH2 और ये 5 मेंबर रिंग वाली स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, फरफ्यूरिल। और वो किससे अटैच है, इस नाइट्रोजन से, तो N फरफ्यूरिल। इसके बाद में 5 पोजीशन पे ये किसका स्ट्रक्चर है, SO2NH2, इसको बोलते हैं सल्फामोइल। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये सल्फामोइल है, सल्फामोइल। तो ये फरफ्यूरिल हो गया, ये क्या हो गया, ये सल्फामोइल का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में एंथ्रालिनिक एसिड, क्या जो बच गया वो हमारा क्या है, एंथ्रालिनिक एसिड है। एंथ्रालिनिक एसिड में क्या क्या आएगा हमारा, एंथ्रालिनिक एसिड में आएगा ये बेंजीन रिंग और COOH, ये होता है एंथ्रालिनिक एसिड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 क्लोरो, 4 पे क्या है, क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन के साथ में क्या लगा है, फरफ्यूरिल, तो ये ग्रुप होगा, ये ग्रुप हो गया। 5 पोजीशन पे सल्फामोइल इसको बोलते हैं, ये सल्फामोइल लगा है, 5 सल्फामोइल। और क्या है, ये एंथ्रालिनिक, जो बच गया वो हमारा क्या है, एंथ्रालिनिक एसिड। तो इस तरीके से इसका केमिकल नेम हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में इनसॉल्युबल है और एल्कली सोल्यूशन में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इसको डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचाना रहता है। कोई भी ड्रग है उसको आप धूप में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। यूजेस क्या है इसमें, फ्यूरोसामाइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा में यूज़ होता है। रीनल फेल्योर, मतलब रीनल में किडनी फेल होने लगती है, उसमें यूज़ होता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इस केस में भी हम इसका क्या करते हैं, हाइपर टेंशन, मतलब हाई बीपी क्या होगी, बीपी हाई रहेगी, तो उस केस में भी हम इसको फ्यूरोसामाइड का यूज़ करते हैं उसके बीपी के ट्रीटमेंट के लिए। इसका नेक्स्ट आता है, क्या आता है, ब्रांड नेम आता है, तो लैसिक्स, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है, ये इस नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो ये पूरा हम लोगों ने इसका पढ़ लिया डिटेल में, फ्यूरोसामाइड, उसका मैकेनिज्म भी देखा, वो यूरिन के यूरिनरी सिस्टम के किस पार्ट पे वो काम करता है, नेफ्रॉन के कहाँ पे किस पार्ट पे काम करता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, और सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड तीनों के रीएब्जॉर्प्शन को वो रोकता है। वो क्या करता है, तो यहाँ से सोडियम आगे जाएगा और सोडियम जाएगा, तो उसके साथ साथ में सोडियम और वाटर की क्या होती है, दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर जाएगा, और फिर फाइनली क्या होगा, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। तो स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में केमिकल स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा, केमिकल स्ट्रक्चर भी समझ लिए, केमिकल नेम भी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, एवरीथिंग हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हो गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या था, ओनली किसको, एक ही चीज़ को यहाँ पे लिखा है, फ्यूरोसामाइड को, फ्यूरोसामाइड को यहाँ पे एक ही चीज़ को एस्टेरिक मार्क किया है। लेकिन हम लोग एक और पढ़ेंगे, एक नहीं
3 पढ़ेंगे, जिसमें से एक और डिटेल में रहेगा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये डिटेल में रहेगा, बाकी के 2 ओनली स्ट्रक्चर रहेंगे छोटे छोटे। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इसका भी सेम हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड को। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, सल्फर यहाँ से ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद में इसका केमिकल नेम देखते हैं, क्या दिया है 6 पे, क्या दिया है क्लोरीन, 6 क्लोरो लिखा है, तो 6 पे क्या है क्लोरीन ग्रुप है 6 पोजीशन पे, इसलिए इसको 6 क्लोरो कह दिया गया। उसके बाद में 3 और 4 डाई हाइड्रो लिखा है, 3 पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हिडन है 2 हाइड्रोजन है, और 4 पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन इस 2 हाइड्रोजन में से किसी एक को ही लिखना रहता है, दोनों नहीं लिखना है। तो 3 पे हाइड्रोजन एंड 4 पे हाइड्रोजन, 3,4 डाई हाइड्रो, दोनों पे हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, इन दोनों पे हो गया तो सेकंड पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है, तो इसको भी लिख दो, तो 2H, मतलब 2 पे भी हाइड्रोजन है, 3 पे भी है, 4 पे भी है एंड 2H इस पे भी है। फिर उसके बाद में ये जो मेन रिंग दिख रहा है यहाँ पे, डॉट 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 करके मैंने किया है, इसको देखो, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1,2,4 बेंजोथायाडायाजीन है, बेंजोथायाडायाजीन क्या है इसका पूरा नाम, 1,2,4 बेंजोथायाडायाजीन, मतलब 1 पे 2,4, ये 1 पे क्या है, 1 पे थाया है, थाया मीन्स सल्फर, 1 पे क्या है थाया, इसको थाया बोलते हैं। लेकिन 2 और 4 पे क्या है, 2 बार नाइट्रोजन आती है किसी रिंग में, तो उसको बोलते हैं डाया, डायाजीन बोलते हैं उसको, डाया मीन्स 2 और जीन अजीन बोलते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो थाया बोलते हैं सल्फर के लिए और अजीन वर्ड यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो बेंजो, और ये क्या है बेंजीन रिंग में है, इसलिए बेंजोथायाडायाजीन 1,2,4 बेंजोथायाडायाजीन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया 1,2,4 बेंजोथायाडायाजीन का। इसके 7 पोजीशन पे क्या है, सल्फोनामाइड बोलो या सल्फामोइल बोलो, इसको सल्फामोइल भी हम लोग कर सकते हैं, SO2 NH2 को सल्फामोइल भी कहते हैं और सल्फोनामाइड भी कहते हैं। तो एक बार केमिकल नेम फिर से देख लेते हैं, केमिकल नेम कैसे आया, ये रिंग है पूरा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड में क्या होता है, इसमें 6 पोजीशन में क्या क्लोरीन लगा, इससे 6 क्लोरो, और 3 और 4 पोजीशन पे पहले इन दोनों को कंसीडर किया है, इसके हाइड्रोजन को 3,4 डाई हाइड्रो, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे लेकिन एक ही को कंसीडर करना है, 3,4 डाई हाइड्रो। अब इन दोनों हाइड्रोजन को हमने कंसीडर किया यहाँ पे, तो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी करेंगे तो 2 पे भी है इसलिए 2 हाइड्रो, नंबरिंग क्या था इसका 2 और 2H इसलिए लिख दिए। ये जो मेरा पेरेंट चेन है, पेरेंट न्यूक्लियस है, वो क्या है 1,2,4 बेंजोथायाडायाजीन, बेंजो मतलब बेंजीन, और थाया वर्ड यूज करते हैं सल्फर के लिए, और अजीन वर्ड यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए, लेकिन 2 बार आया है इसलिए डायजीन। 7 पोजीशन पे क्या है, सल्फोनामाइड या सल्फामोइल इसको बोलते हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1,1 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है इसलिए डाई और ऑक्साइड वर्ड लगा है, 1,1 डाई ऑक्साइड। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का केमिकल नेम। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, व्हाइट क्रिस्टलाइन का ये पाउडर होता है, बीटर टेस्ट होता है, वाटर में कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में भी और ईथर में, तीनों में भी क्या है ये इनसॉल्युबल है। ये सॉल्युबल होगा एल्कली हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, ये सॉल्युबल होता है। स्टोरेज क्या आता है इसका, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से क्या करना है, इसको मुझे बचा के रखना है। डोजेस फॉर्म में कैसा है, इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में आता है। यूजुअल कितना होता है डायरेटिक डोज इसका क्या, 25 से लेकर के 100 mg का ये डोज आता है। इसका यूजेस के अगर आ गया तो यूजेस कैसे लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक्स, डायूरेटिक में ये यूज़ हो रहा है इसलिए इसको डायूरेटिक लिख देंगे। इसके बाद में आता है ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या है एक्वाजाइड, एक्वाजाइड के नेम से ये ब्रांड नेम इसका आता है। तो हम लोगों ने
फ्यूरोसामाइड डिटेल में देखा, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड देखा। अब नेक्स्ट हम लोग अगला स्ट्रक्चर देखेंगे मैनिटॉल और यूरिया, 2 स्ट्रक्चर और हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ओनली स्ट्रक्चर देख लेते हैं मैनिटॉल का। ये भी क्या है, एक डायूरेटिक है। कौन सा डायूरेटिक था, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल कैसे इजी स्ट्रक्चर है, CH2 CH 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 CH2OH। मतलब क्या करना है आपको, 6 बार क्या लगाना है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लगा दिए और सभी कार्बन से क्या क्या करना है, OH ग्रुप ऐड कर देना है। वो हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, मैनिटॉल। इजी स्ट्रक्चर है, एग्जाम में आपके मतलब आंसर शॉर्ट पड़ रहे हैं तो आप ये स्ट्रक्चर बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्टोरेज के बारे में, ये सब आप उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आता है, यूरिया का। तो यूरिया का स्ट्रक्चर NH2CONH2, ये बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और ये आपके शॉर्ट आंसर को लॉन्ग करने में हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे डायूरेटिक्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि हमारा सेम चैनल के नाम से टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल अवेलेबल है, वसीम फार्मा स्टडी के नाम से। वहाँ पे क्या सेम आज का जो भी लेक्चर आपने देखा, इसका फ्री नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले करके आप उस सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट रहेगा, बार बार आप हमारा लेक्चर 2 से 3 बार देखिएगा, 100% श्योर कि क्लियर हो जाएगा। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।